नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में नाटक के उद्भव एवं विकास को 19वीं सदी से स्वीकार किया जाता है, लेकिन दशरथ ओझा ने नाटक को 13वीं सदी से स्वीकार करते हुए गए सुकुमार रास को हिंदी का पहला नाटक माना है। तो दशरथ ओझा ने अगर पूछा जाए कि हिंदी का पहला नाटक किसको माना है, तो गए सुकुमार रास को। उन्होंने मैथिली नाटकों, रासलीला तथा अन्य पद्य बंद नाटकों की चर्चा करते हुए मिथिला के नाटकों को हिंदी के प्राचीनतम नाटक माना है, लेकिन अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इन रचनाओं में नाटक के अनिवार्य तत्वों का अभाव है। नाटक के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन की बात करें, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली आदि नाटक के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, जिनका इन प्रारंभिक नाटकों में अभाव पाया जाता है। अन्य विधाओं की भांति वास्तव में अन्य विधा जैसे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, वास्तव में नाटक साहित्य का विकास भी, जो नाटक विधा है उसका विकास भी भारतेंदु युग में ही हुआ। यानी कि हिंदी साहित्य की जो लगभग गद्य विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इनका विकास कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग से माना जाता है। संस्कृत नाटकों की परंपरा के ह्रास के बाद, उसमें कमी के बाद नाटक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभाव सामने आया। हिंदी के आदिकाल और मध्यकाल में नाटक को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। यह ठीक है कि लोक जीवन में पारंपरिक जो नाट्य है वो प्रचलित रहा और भाषा नाटक भी लिखे गए हैं। यानी कि जो आदिकाल है, भक्ति, मध्यकाल कौन सा हो गया? भक्ति काल और रीति काल, इनमें नाटकों का विशेष विकास नहीं हुआ। भारतेंदु से पहले के समय की बात करें तो ब्रज भाषा में नाटक लिखे गए थे, जैसे प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक। तो रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का। बनारसी दास जैन कृत समय सार नाटक, समय सार नाटक किसका है? तो बनारसी दास जैन का। विश्वनाथ सिंह रचित आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन किसका है नाटक? तो विश्वनाथ सिंह का। ये सभी ब्रज भाषा में लिखे गए थे। इस प्रकार 1610 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी की अवधि में लगभग 14 नाटक प्राप्त हुए। भारतेंदु युग है वो 1850 से शुरू होता है, तो उससे पहले लगभग कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? 14 नाटक। परंतु इन्हें भी विद्वान हिंदी के वास्तविक नाटक मानने के पक्ष में नहीं हैं। कालचक्र नाम की अपनी एक पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पुस्तक है कालचक्र, जो कि 1883 ईस्वी में आई। तो इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। इसी पुस्तक में, किसमें? कालचक्र में, उन्होंने नहुष बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित को हिंदी का पहला नाटक माना है। उन्होंने जो अपनी पुस्तक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है। और दूसरा नाटक उन्होंने कौन सा माना है? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला को। और तीसरा नाटक उन्होंने स्वयं का ही विद्या सुंदर, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, उसको हिंदी का तीसरा नाटक माना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन से पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे नाटक बताए हैं। तो पहला नाटक उन्होंने नहुष को माना है, जो कि बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा लिखा गया है। दूसरा नाटक उन्होंने शकुंतला को माना है, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया है। और तीसरा नाटक उन्होंने विद्या सुंदर को माना है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। और नहुष है वो ब्रज भाषा में रचित नाटक है। वस्तुतः हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु युग से हुआ, यानी कि उससे पहले हिंदी नाटक का थोड़ा बहुत विकास हुआ था। जो अधिक नाटक का विकास है वो भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ। आगे हम बात करें तो हिंदी नाटक के विकास को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। भारतेंदु युग के नाटक, जो भारतेंदु के समय में लिखे गए। द्विवेदी युग के नाटक, भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। फिर प्रसाद युग के नाटक, फिर प्रसादोत्तर युग के नाटक। जैसे कि हमें पता है कि जिस विधा में जो प्रमुख लेखक होता है उसके नाम पर ही
वर्गीकरण किया जाता है उस विधा का। तो भारतेंदु भी बहुत अच्छे नाटककार हुए हैं, तो उनके नाम पे भी, या फिर उनके नाम पे तो ये पूरे युग का ही नाम है कि भारतेंदु युग के नाटक। और फिर द्विवेदी युग किसके नाम पर है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। और प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद है, जो छायावादी कवि है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं, प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं नाटक विधा के। तो उनके नाम पर प्रसाद युग के नाटक, प्रसाद के समय के, और फिर प्रसादोत्तर यानी कि उस प्रसाद के समय के बाद के जो नाटक लिखे गए वो नाटक इसमें शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी नाटक का विकास 4 वर्गों में बांटा गया है: भारतेंदु युग के नाटक, द्विवेदी युग के नाटक और प्रसाद युग के नाटक, प्रसादोत्तर युग के नाटक। भारतेंदु युग के नाटक की बात करें तो भारतेंदु जी ने नाट्य रचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी नाट्य रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: अनूदित नाटक, जो कि मूल जो नाटक होते हैं उनका अनुवाद करना, उनको सरल करके लिखना, वो होता है अनूदित नाटक। रूपांतरित नाटक और मौलिक नाटक, उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखे। मौलिक नाटक होते हैं जो कि स्वयं के द्वारा लिखे गए हो, किसी का अनुवाद न किया गया हो। भारतेंदु जी ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। तो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु भारतेंदु जी के अनुदित नाटक है। तो भारतेंदु जी एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं, इसलिए उनके नाटक आपको याद रखने होंगे। तो उनके अनुदित नाटक अगर पूछे जाए कि उन्होंने अनुवाद कौन कौन से नाटकों का किया था, तो विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु। फिर उनके मौलिक नाटक की बात आती है तो भारतेंदु जी के द्वारा रचित मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विषय विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। आदि का नाम प्रमुख है। तो पहले आपने अनुदित नाटक देखे, फिर मौलिक नाटक इनके कौन कौन से हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विषय विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। उनके द्वारा रचित मौलिक नाटकों में से कुछ नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों का रूपांतरित रूप भी प्रकट होते हैं। भारतेंदु जी से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लेखक नाटक लेखन के क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हुए। इनमें कौन कौन है, तो अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, जो सभी ये भारतेंदु युग के माने जाते हैं, श्री नंदन सहाय, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दुर्गा दत्त, गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि का नाम प्रमुख है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक जो नाटककार लेखक है वो कौन कौन से हैं, तो अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, श्री नंदन सहाय, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दुर्गा दत्त, गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि। आगे हम बात करें तो भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्र को जगाने का, राष्ट्र की जनता को जगाने का प्रयास किया गया इनके नाटकों में। इस युग के नाटकों में समाज सुधार दिखाया गया, सांस्कृतिक चेतना दिखाई गई। इन्होंने ये सभी जो विषय है ये नाटकों के माध्यम से इन्होंने दिखाए। जो पौराणिक नाट्य धारा के अंतर्गत राम, कृष्ण, सीता, सुदामा, रुक्मणी आदि के पौराणिक पात्रों को भी आधार बनाकर इस युग में कई नाटक लिखे गए हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर अगर देखें तो महाराणा प्रताप, संयोगिता स्वयंवर, मीराबाई, हमीर आदि को लेकर नाट्य रचनाएं लिखी गई हैं। राष्ट्रीय धारा के अंतर्गत वे नाटक आते हैं जो देश की दुर्दशा का चित्रण करते हैं, देश की जो व्यवस्था है उसका चित्रण करते हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी तत्वों पर प्रकाश डालते हैं कि देश की ऐसी दुर्दशा किन कारणों से है। सामाजिक नाटकों के अंतर्गत वे नाटक उल्लेखनीय हैं जो समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास व जो गलत परंपराएं हैं उन पर प्रहार करते हैं। नारी जीवन को लेकर अनेक नाटक लिखे गए हैं इस युग में, और इनमें मयंक मंजरी जो कि किसका है, किशोरी लाल गोस्वामी का, और रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का महत्वपूर्ण है जो कि नारी जीवन को लेकर लिखे गए हैं। आगे हम बात करें तो द्विवेदी युग के नाटक, ये थे सभी भारतेंदु युग के नाटक। अब आते हैं द्विवेदी युग के नाटक।
द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास की उस गति को खो बैठा, यानी कि जो भारतेंदु युग में नाटक को विकास को जो गति मिली थी वो द्विवेदी युग में उतनी अधिक नहीं रही जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त की थी। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे इनका मध्य वर्ग से संबंध टूट गया। जो मध्य वर्ग होता है, मध्य वर्ग परिवार होता है या मध्य वर्ग होता है, उससे इनका संबंध छूट गया इन लेखकों का। और द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि हर विषय में सुधारवादी जो दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है द्विवेदी युग में। इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए। सिर्फ उनमें क्या रह गया था, उन नाटकों में अगर जो भी लिखे भी गए थे तो उनमें सिर्फ एक उपदेश देने वाले नाटक बनकर रह गए वो। और पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खोने लगा। जो पारसी रंगमंच था ईसाइयों का वो हिंदी क्षेत्र पर छा गया, वो अधिक प्रसिद्ध हो गया और जो हिंदी रंगमंच था वो अपना अस्तित्व खोने लगा था। इस युग के कुछ प्रमुख नाटककारों की बात करें तो आगा हश्र कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण जौहर आदि का नाम लिया जा सकता है। फिर आते हैं प्रसाद युग के नाटक। तो जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है, यानी कि उन्होंने काव्य भी लिखे, उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, उन्होंने नाटक भी लिखे। उन्होंने कवि होने के साथ साथ कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वस्तुतः कवि के बाद प्रसाद नाटककार के रूप में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। या तो उनका काव्य संग्रह अधिक प्रसिद्ध हुआ, उनकी कविताएं अधिक प्रसिद्ध हुई, और उसके बाद अगर कोई विधा उनकी प्रसिद्ध हुई तो वो है नाटक। प्रसाद ने आरंभ में कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित आदि रूपक लिखे। नाटक का को रूपक कहते हैं, नाटक का ये एक और नाम है। किंतु उनके प्रतिभा का उदय राज्यश्री से हुआ। तो ये सभी प्रसाद जी के महत्वपूर्ण नाटक है, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित और राज्यश्री। उसके बाद उन्होंने कौन से नाटक लिखे, तो विशाखदत्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी जैसे नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष आयाम प्रदान किए। तो आपको जयशंकर प्रसाद एक महत्वपूर्ण नाटककार लेखक है, तो उनके नाटक आपको याद रखने हैं। जैसे कि भारतेंदु के महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रसाद जी के हैं। तो कौन कौन से नाटक हैं उनके, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाखदत्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी। उनके नाटकों का मुख्य स्वर कैसा है, तो राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना व देशभक्ति होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना का एक विशेष स्वर सुनाई देता है। प्रसाद के समकालीन जो उनके समय के जो अन्य लेखक थे, अन्य नाटककार थे, उनके समक्ष कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए। किनके समक्ष, प्रसाद जी के समक्ष वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। फिर भी व्योगी हरि द्वारा रचित छद्म योगिनी और मैथिली शरण गुप्त कृत तिलोत्तमा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कृत भीम आदि कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो ये प्रसाद युग के अन्य नाटककार है, व्योगी हरि, मैथिली शरण गुप्त, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। आगे अगर हम बात करें तो प्रसादोत्तर नाटक, यानी कि प्रसाद युग के बाद के जो नाटक लिखे गए हैं। प्रसादोत्तर काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी नाटक कई धाराओं में विभक्त रहा, कई धाराओं में बंट गया। इस काल में एक और प्रसाद की नाट्य परंपरा का ही अनुसरण होता रहा, यानी कि प्रसाद ने जो नाट्य परंपरा शुरू की थी उसी के अनुसरण नाटक लिखे जाते रहे। और दूसरी ओर किस प्रकार के नाटक लिखे जाने लगे, यथार्थवादी, यानी कि जो समाज की जो वास्तविक सच्चाइयाँ हैं उनको उजागर करना, और सामाजिक समस्या मूलक, समाज की जो समस्या है उनको आधार बनाकर नाटक लिखे गए। प्रसाद की नाट्य परंपरा की वास्तविक पुनरावृत्ति कभी संभव नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से उनकी जो पुनरावृत्ति है फिर से शुरू नहीं हुई, क्योंकि प्रसाद का अपना एक व्यक्तित्व और अपनी प्रतिभा थी जिसका मुकाबला कोई अन्य नहीं कर पाया। प्रसादोत्तर युग में हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत और वृंदावन लाल वर्मा आदि नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटक रचना की परंपरा को अक्षुण्ण रखा, जीवित रखा, बनाए रखा। कौन कौन से लेखकों ने, हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत और वृंदावन लाल वर्मा।
जहां प्रसाद जी ने प्राचीन भारत के गौरवमयी चित्र प्रस्तुत किए थे, वहीं हरे कृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में मध्यकाल को स्थान दिया। उनके नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, कृति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी के कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक है? रक्षाबंधन, शिवा साधना, कृति स्तंभ और प्रकाश स्तंभ। जगदीश चंद्र माथुर एक अन्य लेखक है इस युग के, तो उनके कोणार्क और शारदिया नाटक भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए उल्लेखनीय नाटक है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर के। कौन से? कोणार्क और शारदिया। इस युग के नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि इस युग में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखे भी गए हैं तो उन्हें समसामयिक आधार पर एक नए रंग में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस युग में जो इतिहास के कथानक के आधार पर अगर नाटक लिखे गए हैं तो उस समय का जो समय चल रहा था, उस समय का जो परिस्थितियाँ थी, उनको भी उस नाटक से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी मनुष्य के उस अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करता है, उस उधेड़बुन को अभिव्यक्त करता है जो आधुनिक मानव के लिए अधिक प्रासंगिक लगता है। ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी का, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासद अभिव्यक्ति है, दुख भरी अभिव्यक्ति है। तो मोहन राकेश के दो प्रसिद्ध नाटक इनमें से कौन से हैं? लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। नरेश मेहता और मन्नू भंडारी के नाटकों में आधुनिक बोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनमें आजकल के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनाव की अभिव्यक्ति की गई है। मन्नू भंडारी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध नाटककार है, जिनका आपका बंटी बहुत प्रसिद्ध नाटक है। निष्कर्षतः आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले में हिंदी नाटक का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ। बाकी जो विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, उनका जितना विकास हुआ उतना हिंदी नाटक का उनकी बजाय कम विकास हुआ, धीरे हुआ, और आने वाले समय में इस विधा का और अधिक शरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाटक वास्तव में रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे गए होते हैं। लेकिन वर्तमान में रंगमंच की तरफ दर्शकों का अधिक रुझान नहीं है। फिर भी कुछ साहित्यकार अपने प्रयासों से नाटक विधा को न केवल जीवित रखे हुए हैं, बल्कि समय की मांग के अनुरूप उसमें नए तत्वों का समावेश कर उसे रुचिकर भी बना रहे हैं।